Hello everyone, welcome back to the channel Niharika's Literary World. Today we are going to discuss about a poem Virtue which was written by George Herbert. Before starting the poem, I want to tell you the introduction of it. The main theme or main conclusion is that everything has come to an end. हर चीज़ को जो है अपने एंड तक पहुंचना होता है और सबकी एक दिन डेथ होनी है. तो इस पूरी पोएम में इसी के बारे में जो है पोइट बात करेंगे. अब हम बात करते हैं उस पोइट की जिसकी हम आज पोएम पढ़ रहे हैं, द पोइट एंड द प्रीस्ट, ए ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट. सो जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं वो बॉर्न हुए थे एक वेलिश फैमिली में. हर्बर्ट बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. उसके बाद में किंग जेम्स की जो है छत्र छाया में आते हैं, वो प्रीस्ट पे बनते हैं, लेकिन किंग की डेथ के बाद में वो ये सब छोड़ देते हैं और फिर रूरल एरिया में जाके अपनी डिवाइन पोइट्रीज लिखना शुरू कर देते हैं. तो ये उनका कुछ इंट्रोडक्शन था. अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे. तो पहला स्टैंजा, हम इसके अंदर 16 लाइन्स है, 4 क्वार्टरेंस है, मतलब 4 स्टैंजा हैं, 4 लाइन के. राइम स्कीम है ए बी. और अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा. स्वीट डे सो काम सो कूल सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ अर्थ एंड स्काई, द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट, फॉर दाउ मस्ट डाई. अब ये जो पहला स्टैंजा है इसमें जो है पोइट बता रहे हैं कि स्वीट डे जो दिन है वो निकला है, बहुत कूल है, बहुत काम है, ब्राइट है, और उस दिन को जो है ब्राइडल बताया है अर्थ और स्काई का. और फिर वो बाद में बोलते हैं कि वो जो ओस की जो बूंद है वो रोती है जब वो रात आ जाती है. वो बता रहे हैं कि दिन होता है तब तो खुश होता है, लेकिन उस दिन का जब एंड आता है तब वो बहुत दुखी होते हैं. सो अब इसको अच्छे से समझते हैं अपन. So Herbert begins with the sweet day, personifying it as a marriage between heaven and earth. Despite its cool, calm and bright beauty, the inevitable end looms. वो बोलते हैं कि दिन चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी कितनी भी अच्छी ब्यूटी क्यों ना हो, द ड्यू एक्ट्स एज अ मॉर्नर. वो जो ड्यू जो ओस की बूंद है वो एक जो है मॉर्नर की तरह एक्ट करती है. वो रो रही है उस दिन के एंड होने पे, नाइट के आने पे, कि इतना सुंदर दिन जो है ख़त्म हो गया है और अब जो है रात आ चुकी है. एम्फेसाइजिंग द साइकिल ऑफ मॉरलिटी दैट टचेस इवन द मोस्ट परफेक्ट मोमेंट्स ऑफ नेचर. वो जो है उस साइकिल पे एम्फोसिस कर रहे हैं मॉरलिटी की, कि हर चीज़ का एक एंड है. दिन जैसा आया वैसे ही रात उसका एंड लेके आती है. तो ये नेचर की साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि दिन शुरू हुआ है तो उसको ख़त्म करेगी रात. सो यहाँ पे दिन की एंडिंग की बात करिए फर्स्ट स्टैंजा में. हम सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं. Sweet rose, whose angry hue and brave bid the rash gazer whip his eyes, thy root is ever in the grave, and thou must die. अब सेकेंड स्टैंजा में वो इस लाइफ और डेथ की थीम को रोज़ से सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि जैसे रोज़ जो है सुबह खिलता है लेकिन वो कुछ समय इतनी जल्दी मुरझा जाता है कि वो जो है नून का टाइम भी नहीं ले पाता है, लेकिन वो इतना जो प्रिटी होता है जिसके कारण जो गेज़र है, जो उसे देखने वाला है, उसे अपनी आँखों को थोड़ा साफ़ करना होता है उसे देखने के लिए, उसकी ब्राइटनेस देखने के लिए. पर इसकी एक विडंबना ये है कि वो जिस रूट में उगता है उसी रूट में वो मर जाता है. मतलब रोज़ जिस पौधे में या जिस गमले में उगता है उसी में वो मर जाता है. सो हम इसे अच्छे से समझते हैं. द रोज़ इज़ डिस्क्राइब्ड with the metaphysical conceit of being angry and brave, suggesting a beauty so intense it commands the eyes. वो बता रहे हैं कि रोज़ को उन्होंने जो है एंगर और ब्रेवीनेस से एक सिम्बलाइज़ किया है. वो बताना चाहते हैं कि वो जो है इतना जो है सुंदर है कि देखने वाले को अपनी आँखों को साफ़ करना पड़ता है उसे देखने के लिए. Yet the paradox is immediate. The very root that nourishes the rose is already in its grave. Morality is rooted in the very source of life. वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो रूट उसे नरिश करके उसे वहाँ पे ऊपर जाके वो जो फूल खिलता है वो रूट के नरिशमेंट से खिलता है, लेकिन विडंबना ये है कि कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में जो है उसी रूट में जो है वो जो रोज़ है वो मर जाता है. सो ये सेकेंड स्टैंजा में रोज़ से सिंबलाइज़ करा है कि कैसे लाइफ आती है और कैसे उसका एंड आता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा. Sweet spring, full of sweet days and roses, a box where sweet compact lie. My music shows, ye you have your closes, all must die. अब यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग के जो है मौसम से जो है उसको बता रहे हैं लाइफ और डेथ को, कि स्प्रिंग जो है वो लाती है अच्छे डेज़ और एक रोज़ेस का एक बॉक्स. मतलब वहाँ स्प्रिंग के समय बहुत सारी चारों तरफ हरियाली रहती है, बहुत सारे फूल उगते हैं.
लेकिन उसी को कॉन्ट्रास्ट करते हुए बताते हैं कि लेकिन जैसे ही ऑटम आता है, पतझड़ आता है, ये सारी चारों तरफ की हरियाली, सारे रोजेज़ जो है वो झड़ जाते हैं, एंड हो जाता है उनकी लाइफ का। अब हम इसे समझते हैं अच्छे से। स्टैंजा थर्ड में बता रहे हैं, स्प्रिंग इज़ अ मेटाफिजिकल बॉक्स वेयर स्वीट कॉम्पैक्ट लाइफ an abundance of beauty. However, Herbert notes that like music, every song must have its close end. अब वो बता रहे हैं कि स्प्रिंग जैसे अपना सॉन्ग खुद लेके आती है, लेकिन हर सॉन्ग का एक एंड होना चाहिए, होता है। जॉर्ज हर्बर्ट ये बता रहे हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम दाउ मस्ट डाई टू ऑल मस्ट डाई एक्सपांड द स्कोप ऑफ मॉर्टेलिटी टू इंक्लूड द एंटायर नेचुरल वर्ल्ड। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे शुरुआत में बताया कि ऑल मस्ट डाई, दाउ मस्ट डाई से ऑल मस्ट डाई, उन्होंने जो एक्सपेंड किया लाइन को। शुरुआत के 2 स्टैंजाज में हम ये पढ़ रहे थे ना कि दाउ मस्ट डाई, अब इस स्टैंजा में आ रहा है ऑल मस्ट डाई, तो इससे एक्सपांड कर रहे हैं वो स्कोप ऑफ मॉर्टेलिटी को, कि सब कुछ इमॉर्टल नहीं है, सब कुछ मॉर्टल है, सबका एक एंड है। और एवरीथिंग हैज़ नो, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने दिन का अंत बताया था, रात। सेकेंड स्टैंजा में रोज़ का अंत बताया था कि उसी की रूट में उसका अंत हो जाता है। स्प्रिंग का एंड हो जाता है जब ऑटम आ जाती है, तो ये मॉर्टेलिटी है। Moving on to last stanza, only a sweet and virtuous soul, like seasoned timber, never gives, but though the world would turn to call, then chiefly lives. अब इसके अंदर वो बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से सिर्फ एक वर्चुअस, एक अच्छे गुणों वाला सोल जो आत्मा है, वही बच सकती है इस एंड से। वो एक टिम्बर की तरह होती है, टिम्बर एक लकड़ी होती है, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि वर्चुअस होती है, बहुत कभी अंत नहीं होता। तो वही व्यक्ति रह सकता है, चाहे पूरा संसार कोल में या फिर बुरी चीज़ों में चाहे टर्न हो जाए, लेकिन वर्चुअस इंसान हमेशा जीवित रहता है उस समय। आइए इसे समझते हैं। The final stanza breaks the pattern. The soul is compared to seasoned timber, wood that has been dried and strengthened over time, making it resistant to wrapping or decay. अब बता रहे हैं कि लाइफ को अब इस फाइनल स्टैंजा में उन्होंने कंपेयर किया है सीजन टिम्बर से, जो लकड़ी चाहे सूख जाए लेकिन वो जो है कभी जो है ख़त्म नहीं होती, डीके पे नहीं जाती है। While the world turns to coal, precises the fire of judgment, the virtuous soul chiefly lives, finding its true life only when the temporal world ends. वो बता रहे हैं कि चाहे चारों तरफ कितनी ही फायर हो, जजमेंट्स की कितनी ही बुराइयां हो, कितनी ही वाइसेस हो, लेकिन वर्चुअस सोल जो होता है वो हमेशा उनके अंदर जो है जीवित रहता है, चाहे पूरा वर्ल्ड जो है टेम्पररी एंड क्यों ना हो जाए, पर वर्चुअस सोल ऑलवेज लिव्स। तो इस पूरी पोएम का सार यही है कि एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सबका एंड होता है, लेकिन जो वर्चुअस सोल, वर्चुअस आत्मा होती है, वो हमेशा जीवित रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सो बी वर्चुअस, नॉट बी वाइसेस। अब हम पोएम को पूरा कंपेयर करते हैं इसकी ट्रेंड साइंस और एटर्निटी को। द डे, उसके कैरेक्टर्स है वो कूल है, काम है और ब्राइट है। फर्स्ट टाइम जब हमने देखा ना कि डे बहुत स्वीट है, कूल एंड काम है, पर उसकी इनएविटेबली क्या है, वो रात को ख़त्म हो जाता है, फॉल एट नाइट। और मेटाफिजिकल एसोसिएशन किया है स्टैंजा में किसका, अर्थ का और स्काई का एज अ ब्राइडल। सेकेंड स्टैंजा में हमने बात करी थी रोजेज़ की, तो उसके कैरेक्टर वो एंग्री है, ब्रेव है, इंटेंस है और ब्यूटीफुल है, पर उसकी इनएविटेबिलिटी क्या है कि रूट्स इन द ग्रेव, उसकी रूट्स उसकी ग्रेव में ही है, मतलब उसकी ग्रेव उसकी रूट्स में ही है, उसकी जो अंत है वो उसकी ग्रेव में ही, उसके गमले में ही होना है। सोरोज़ ऑफ द गेज़र, मेटाफिजिकल एसोसिएशन है कि गेज़र देखने वाले को जो है दुख होता है फिर जब वो मुरझा जाता है। थर्ड स्टैंजा में हमने स्प्रिंग को देखा था, कॉम्पैक्टेड स्वीट्स और म्यूज़िक क्लोजेस, उसका म्यूज़िक क्लोज हो जाता है जब ऑटम आती है। मेटाफिजिकल एसोसिएशन है द साइकिल ऑफ टाइम, टाइम की साइकिल बताई कि स्प्रिंग के बाद में ऑटम आती है जो उसको एंड करती है। लास्ट में हमने देखा है सोल के बारे में, जो स्वीट एंड वर्चुअस है और उसकी इनएविटेबिलिटी नहीं है, वो चीफली लिव्स, वो जीवित रहता है, और उसको मेटाफिजिकली कंपेयर किया है सीजन टिम्बर से, जो कि एक लकड़ी होती है। अब हम देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो मेटाफर यूज़ हुआ है, द पोएम इज़ बिल्ड ऑन द मेटाफर्स, द डे एज ब्राइड, द स्प्रिंग एज बॉक्स एंड द सोल एज ड्यूरेबल टिम्बर। इसके अंदर कंपैरिजन किया है कि डे को ब्राइड बताया है, स्प्रिंग को उन्होंने एक बॉक्स की तरह बताया है,
नेक्स्ट इन्होंने यूज़ किया है द रिफ्रेन, द रिपीटेशन ऑफ मस्ट डाई builds a sense of memento mori which is dramatically inverted in the final line. अब इसमें रिपीटेशन हुआ है ना उस लाइन का, और thou must die, all must die, तो रिफ्रेन का यूज़ हुआ है. मेटाफिजिकल विट, द यूज़ ऑफ एंग्री टू डिस्क्राइब ए रोज कलर और कोल्ड टू डिस्क्राइब द एंड ऑफ द वर्ल्ड शोज़ हर्बर्ट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ. इसके अंदर जो रोज़ को कलर को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने एंगर वर्ड का यूज़ किया है, वैसे ही उन्होंने इस अर्थ के एंड को डिस्क्राइब करने के लिए कोल का यूज़ किया है. तो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में. George Herbert's virtue remains one of the most beloved relics in the English language, reminding us that while nature fades, character endures. वो इस पोएम का सार ये है कि नेचर चाहे फेड हो जाए लेकिन कैरेक्टर हमेशा जिंदा रहता है. और that's all for today's video. I hope you liked it.